3 जुलाई आज। राहुल गांधी अभय मुद्रा जेस्चर देखा था क्या कुछ ये संसद टीवी पे? बढ़िया, मोदी जी ने मजे लिए थे राहुल हैं? गांधी के। अच्छा, मैंने खाली सुना है, मैंने देखा नहीं। कितनी बेवकूफी वाली बातें कर रहे थे राहुल गांधी जी। क्या कर रहे थे? जब पहले तो ऐसे एक पर्टिकुलर रिलीजन का मतलब वैसे उनका बोलने का मतलब सही था, पर वो बोल नहीं पा रहे, तो उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि ये लोग जो अपने आप को अपोजिशन को बेसिकली हिंदू बोलते हैं और सारे टाइम हिंसा 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 करते रहते हैं, हिंदू समाज हिंसक समाज है ऐसे करके। फिर उन्होंने शिव जी की त्रिशूल का एग्जाम्पल दिया कि क्या कहते हैं, शिव जी का जो रौद्र रूप है उन्होंने फिर लेकिन अपना रौद्र रूप भी त्याग के त्रिशूल जमीन में गाड़ दी और अभय मुद्रा दिखाई। तो अभय मुद्रा पीस और उसका साइन है। तो फिर मोदी जी ने बोला कि ये 99 पाकर एक बालक घूम रहा था, इसको लगा 100 में पाया है, इसने तो 543 में पाया बालक बुद्धि। ठीक है, तो अच्छा अभय मुद्रा वैसे पता है क्या है आइडिया? हाँ, सिंपल, ये चीज़ जो होती है ना, ये होता है अभय मुद्रा। ऐसी कई सारी मुद्राएं होती हैं। ये सबसे पहले अपीयर कहाँ हुई थी? ये बुद्धिज्म में अपीयर हुई थी। ठीक है, कई सारी मुद्राएं होती हैं बुद्धिज्म में। ये है सिंपल अभय मुद्रा। ये थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया है, ये सीधा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा कई सारी मुद्राएं हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हम आर्ट एंड कल्चर में वैसे तो पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे देख लो, एक है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या होता है कि हम 5 उंगलियां ज़मीन पे लगाते हैं। मतलब बुद्ध है ना, यहाँ जैसे यहाँ पर है ना, ये अभय मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पे एक हाथ इनका यहाँ पर है। अगर एक हाथ यहाँ पर ना होकर ज़मीन पर होता है ना, तो हम उसको कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, है ना। ये जनरली जब उन्होंने इनलाइटनमेंट हासिल कर ली थी, है ना, सारनाथ वगैरह पे, बोधगया पे, तो उन्होंने मतलब ये सब भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब रियलाइजेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस टाइप का कुछ है। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मुद्राएं, हाँ ध्यान मुद्रा इंपॉर्टेंट है। जब भी है ना ध्यान करते हैं इस तरीके से रख लेते हैं मेडिटेशन के लिए। नमस्कार मुद्रा तो सबको पता ही है। ठीक है, फिर हाँ धम्मचक्र मुद्रा। ये धम्मचक्र का मतलब पता है क्या है? कुछ आइडिया? व्हील ऑफ धर्म, है ना, कि हर चीज़ का कोई ना कोई इफेक्ट है ना। और मतलब उन्होंने एक कॉजल साइकिल बताई कि हर चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो आपको वापस आकर काटेगा, है ना, ऐसा। तो धर्मचक्र मुद्रा ये हो गई। ठीक है, नमस्कार मुद्रा हमने देख ली। एक करण मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा पता होगा, ये ऐसे करके, है ना, ज्ञान मुद्रा। और एक करण मुद्रा है, एक्चुअली डीमंस को दिखाती है ये वाली जो मुद्रा है ना। और इसको वेस्ट में एक्चुअली यूज ही करना शुरू कर दिया था वो डीमन के लिए। ठीक है, तो ये यहीं से गई थी। एनीवे, तो बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और जितने भी आर्ट यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाय गंधारा आर्ट, ये वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे गंधार, 2 टाइप की आर्ट थी इंडिया में बुद्धिस्ट टाइम में, यहाँ पे मैप नहीं है कहीं पे। 2 टाइप की आर्ट थी, एक तो वेस्ट में थी, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ, यानी कि पाकिस्तान में आज जहाँ इस्लामाबाद है ना, उसी के तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर एक शहर है तक्षशिला। ठीक है, वो गंधार, वहाँ पे एक राज था, उसकी कैपिटल थी। गंधार से अलग है, ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला। और जैसे आज ये मतलब एक ट्रेड रूट पे पड़ता है, अफगानिस्तान के रास्ते पे पड़ता है, पुराने टाइम में भी ये एंशिएंट ट्रेड रूट था। तो यहाँ पे एक पूरी आर्ट डेवलप हुई थी, और यहाँ पे जो आर्ट थी वो इंडियन तो थी ही, लेकिन उसमें सेंट्रल एशियन और ग्रीक और रोमन, ये 3 आर्ट के इनपुट और आए थे, है ना। तो ये काफ़ी मतलब इस तरीके से मतलब आर्ट थी। लेकिन जो मुद्राएं थी वो हमने गंधार में भी देखी थी, और एक और सेंटर था आर्ट का मथुरा, एक और सेंटर था आर्ट का वाराणसी। ठीक है, 2-3 सेंटर्स थे। मथुरा मेन सेंटर था, उसका सब सेंटर माना गया वाराणसी को उस जमाने में। ठीक है, ठीक है, बस यही है अभय मुद्रा के बारे में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस प्लान्स PLI स्कीम टू बूस्ट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इन इंडिया। अच्छा, किसी ने एनवायरनमेंट वाले लेक्चर फॉलो करे थे अभी जो चल रहे थे? मौका मिला? नहीं, जो दूसरे बैच में करा था। एनीवे, तो यहाँ ना देखो, हमें क्रिटिकल मिनरल्स जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए चाहिए बहुत सारे हैं। लिथियम हमें चाहिए, बैटरीज वगैरह के लिए कोबाल्ट वगैरह चाहिए,
है ना। सिलिकॉन तो ठीक है, वो फिर भी मिल जाता है ना। और भी दूसरे जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, बट ये मिनरल इंडिया में है नहीं, ठीक है। तो इंडिया एक काम कर सकता है, और इंडिया ये बहुत टाइम से ये काम कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं और इसकी माइनिंग कर सकते हैं। इसको अर्बन माइनिंग कहते हैं, है ना। मतलब देखो, कोई भी मिनरल कैसे आता है, ओर होती है, ओर क्या है, मिट्टी है, वहाँ बड़े डाइल्यूटेड फॉर्म में वो चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। उसको फिल्टर करते हैं, फिर प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। पूरी मेटलर्जिकल एक लंबी सी चेन होती है, उसमें मतलब टनों टन मिट्टी में से कुछ ग्राम हमारे पास क्रिटिकल मिनरल निकल पाता है, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें करें, इससे बढ़िया ये सारे मिनरल कंसंट्रेटेड फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट में ऑलरेडी है। हम टनों टन मिट्टी को छांटें और उसमें से ये मिनरल निकालें, उससे कई गुना ज़्यादा आसान है हम वेस्ट प्रोडक्ट में से निकाल लें, ठीक है। तो इंडिया बहुत टाइम से एनवायरनमेंट में, हम जब पढ़ते हैं ना, एक नॉट इन माई बैकयार्ड सिंड्रोम करके एक, कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्ट डंप करना शुरू कर दिया था वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया जैसी जगहों पर। क्यों करना शुरू कर दिया था कि ये वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक होता है, हैवी मेटल्स होते हैं, इसमें लेड वगैरह भी होता है। लेड का होने का मतलब है ये हैवी मेटल है और ये टॉक्सिक होगा, और टॉक्सिक होने का मतलब है जनरली ये क्या होगा कि हमारे फैट टिश्यूज़ में स्टोर हो जाएगा। और जब आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कि फैट टिश्यूज़ में होने वाली चीज़ें जो भी स्टोर होती हैं जनरली आपके लिवर को इम्पैक्ट करेंगी और आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करेंगी। हमारा ब्रेन 95% फैट है, ठीक है। तो उसमें जाकर अगर स्टोर होगा तो मतलब क्या है कि हमारा मतलब डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस वगैरह ये सब होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये टॉक्सिसिटी है, लोग अपने पास रखना नहीं चाह रहे। अगर हमारे पास कोई सेफर तरीका है इससे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेने का, टॉक्सिसिटी को बस हमें उसका ध्यान रखना है। अगर हमने किसी तरह एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमें माइंस की ज़रूरत ही नहीं है, हम दुनिया का वेस्ट इंपोर्ट करके बड़े प्यार से ये सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सरकार ने क्या करा है इस काम के लिए, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम डाल दी, मतलब लॉन्च कर दी इसके लिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्या वैसे? अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने करा है, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज लॉन्च करती है PLI स्कीम। याद करो पहले जब मैं ले रहा था करंट अफेयर की क्लास तो हम PLI स्कीम कई बार देख रहे थे, क्या था बताओ? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, बट मैकेनिज्म क्या है? ऑब्वियसली हम PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, हम कोई इंसेंटिव दे रहे हैं प्रोडक्शन से लिंक करके, और हमारा एम है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, ये ठीक है। बट याद है कि क्या मैकेनिज्म था ये, हम कैसे ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? हम एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ाने की जगह प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? वो सब ठीक है, जितना भी मान लीजिए अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी की मान लीजिए हमने ये स्कीम दी है 10,000 मोबाइल फ़ोन्स पे, ये मोबाइल फ़ोन्स पे दिया। एक कंपनी है जिसकी डेली की कैपेसिटी या मंथली कैपेसिटी है 10,000 मोबाइल फ़ोन बनाने की, या ईयरली कैपेसिटी मान लो 1 लाख मोबाइल फ़ोन बनाने की है, ठीक है। अगले साल अगर वो 1.5 लाख मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, है ना, तो 50,000 उन्होंने एक्स्ट्रा बनाया। ये जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी इन्हांसमेंट है, इसके ऊपर हम एक इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एनहांसमेंट पे एक इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। उसके अगले साल अगर उन्होंने फिर 1.5 लाख बनाया, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। 2 लाख बनाया तो 50,000 का इंसेंटिव मिलेगा। मतलब सरकार सिंपली ये चाह रही है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लें, हम इस स्केल पे बनाना शुरू कर दें कि हमारा जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मतलब हम एक कोई चीज़ बनाते हैं महंगा पड़ेगा, 10 चीज़ उसी की बना देंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगी, है ना। लेबर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, हमारे पास बार्गेनिंग आ जाएगी रॉ मटेरियल के ऊपर, और ये सब बार्गेनिंग पावर वगैरह आ जाएगी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती हैं। हम इस बड़े लेवल पे बनाएं कि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाए और हम बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्ट बना पाएँ, एक आदमी काफ़ी ज़्यादा बना पाए। तो ये चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं PLI स्कीम से। क्या कि हम मतलब ये इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे होता है, मतलब कि कुछ प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी वो कंपनीज बना लेंगी जो इससे इंसेंटिवाइज होनी है, और अगले साल और ज़्यादा कितने कैपेसिटी इन्हांस हो गए उस पर और इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसा कुछ करके ये चाह रहे हैं कि हम जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ई वेस्ट है, इंडिया में इंपोर्ट करें, उसमें से क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग करना है।
है ना। तो सिंपल फिनोमिना ये है। व्हाट इज पीएलआई स्कीम मैंने बता दिया है। फिलहाल 14 की सेक्टर्स वगैरह में है, इसमें एक में और लॉन्च कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से लॉन्च करती है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने करा है। ठीक है, ये सोचने वाली चीज़ है। कभी कभी ऐसा हुआ है, इनफैक्ट अक्सर ऐसा हुआ है, जब इकोनॉमी से क्वेश्चन आया उन्होंने सिंपल मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, और ज़्यादातर उस जगह पे जहाँ पे किसी मिनिस्ट्री को कोई काम करना चाहिए तो उसकी जगह कोई और मिनिस्ट्री कर रही हो। ठीक है, तो ये वाला याद रखना कि कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है। तो अलाइनिंग विद पॉलिसी रिकमेंडेशन, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में आए हैं, और वो कुछ ऐसा कह रहे हैं, द रूल्स मैंडेट फेज्ड रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री। आपको पता है कैसे बनती है ये लिथियम आयन बैटरीज? एक पतली सी मतलब स्ट्रिप होती है, रिबन मान लो, जैसे मैग्नीशियम रिबन होता है। मैग्नीशियम रिबन साइंस थी किसी के पास? नहीं, मैग्नीशियम रिबन बड़ा तगड़ा जलता है, बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, तो वैसे ही एक लिथियम का रिबन हो गया पतला सा, जैसे बालों में रिबन बांधते हैं ना, है ना, वो वाला रिबन पतला सा लंबा सा, उसको बस फोल्ड करते चले जाते हैं। ठीक है, रोल बनाते चले जाते हैं, उसको पतला कर देते हैं, और बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है कि एक रिबन हो गया लंबा सा। ठीक है, और रिबन की 2 लेयर है, एक के पीछे एक। ठीक है, 2 लेयर्स हैं, एक इंसुलेटिंग लेयर है पीछे, एक मेटल लेयर है, और इसको हम रोल करना शुरू कर देते हैं अपने ही ऊपर, इस तरीके से पलटना शुरू कर देते हैं फोल्ड कर करके। तो होता क्या है कि मतलब नेट बनता क्या है कि एक मेटल की लेयर, फिर इंसुलेटर, मेटल लेयर, इंसुलेटर, मेटल लेयर, इंसुलेटर, इस तरीके से। अब ये 2 मेटल लेयर्स के बीच में क्या होता है कि चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है, इस टाइप का कुछ होता है। तो कहने का मतलब है स्टार उसी तरीके से बैटरी का काम करता है ना। ये एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई होती है लिथियम की, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लोड कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर, लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अब पुराना मान लीजिए बैटरी फूल गई है, मतलब क्या अंदर कुछ लिथियम का रिएक्शन हो गया है, या और कोई दूसरी चीज़ हो गई है, मान लीजिए इंसुलेटिंग मटेरियल है वो रिएक्ट कर गया, कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई है, या हम अंदर हल्की सी एयर घुस गई है उसका रिएक्शन हो गया, कोई भी चीज़ हुई है। वैसे एयर का अगर रिएक्शन होगा तो जनरली बैटरी फट जाएगी। ठीक है, इसलिए लिथियम की बैटरी फट सकती हैं। अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो मतलब क्या है कि हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे सेफली खोलना है, उसका रिबन को अलग कर देना है, जो डैमेज पोर्शन है उसको काट देना है, वापस जो बचा हुआ लिथियम वापस हमारा रीयूजिंग के लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर वो रिएक्ट भी कर चुका है तो भी हम उसे एनर्जी देके लिथियम के एटम्स को अलग कर देंगे, ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड से लिथियम मेटल बनाया जा सकता है ना। तो एनीवे पॉइंट ये, वहाँ पे लिथियम मौजूद है, माइन करने से अच्छा यहाँ रिसाइकिल कर लो, बहुत सस्ते में मिल जाएगा, कई गुना ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। तो ये रूल्स में पहले से ही दिया भी हुआ है। ठीक है, चलो इस चीज को अर्बन माइनिंग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पीएलआई स्कीम विल फोकस ऑन ई वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑफन रेफर टू एज अर्बन माइनिंग। हम लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम, सिलिकॉन, ठीक है, कई सारी चीजें हम यहाँ पे माइन कर सकते हैं बस। ठीक है, वो लोग इंसेंटिव देंगे, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव एंड स्कोप, ठीक है, हमें पता है कि भाई मिल जाएगा। सर्ज इन ई वेस्ट, हाँ चलिए, क्या है कि इंडस्ट्री एस्टिमेट्स ए सोलर पीवी मॉड्यूल वेस्ट टू राइज फ्रॉम 100 किलोटन्स इन 2023 से 340 किलोटन इन 2030 से 500 किलोटन्स ऑफ ईवी। अच्छा, एंड 500 एक्सपेक्टेड टू रीच रिसाइकलिंग यूनिट। अच्छा ठीक है, तो 2030 तक ऐसा है कि 340 किलोटन पीवी मॉड्यूल होंगे और 500 किलोटन ऑफ ईवी बैटरीज। तो ईवी बैटरीज इतने ज़्यादा अगर होंगे तो सीधी सी बात है वो लिथियम हम ले सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जहां पे सरकार इनफैक्ट प्रमोट कर रही है इंपोर्ट को, इसके मतलब सरकार ज़्यादातर चीज़ों के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, इंपोर्ट को मना करती है। यहाँ ये कुछ ऐसी चीज़ों में से जिसमें इंपोर्ट को उल्टा प्रमोशन मिल रहा है। हम दुनिया भर से वेस्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बस रिकमेंडेशन फ्रॉम नीति आयोग क्या है
The think tank emphasized the importance of parameters such as cell chemistry, recovery efficiency, benchmark for domestic utilization of recovered minerals. ठीक है, तो मतलब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना रिकवर्ड मटेरियल से हो सकता है उतनी प्योरिटी ना मिले, तो क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए उस सब के लिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन बिल्ड है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। Strong export performance by India and China boost global trade in early 2024 UN CTAD की रिपोर्ट है। CTAD है क्या कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऐसे करके है कुछ, ठीक है। एक्चुअली ये बना था 64 आई थिंक 1964 में बना था, और एक ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज थे, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, तो एक ब्रेटन वुड सिस्टम बना था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये दुनिया के फाइनेंसेस को देख रहा था, लेकिन इनका डिज़ाइन कुछ ऐसा था, जो वॉर टोन कंट्रीज थी उनके डेवलपमेंट में तो बहुत अच्छा था, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के में, जो बाकी की हमारी कंट्रीज थी डेवलपिंग कंट्रीज, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ था नहीं, तो हम जैसी कंट्रीज को वो लोन देने से झिझकते थे, है ना। तो कहने का मतलब है ये इकोनॉमिक ऑर्डर हमारे लिए नहीं बना था। प्लस ग्लोबल रिजर्व करेंसी डॉलर हो गई थी, हमारी करेंसीज लगातार डिवैल्यू हमें करनी पड़ रही थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए था। तो G77 एक ग्रुप बना डेवलपिंग कंट्रीज का, और उन्होंने डिमांड करा कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आए, ठीक है। तो उसके लिए ये ग्रुप बना था, और उसका एक कंक्लूजन था कि ये यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का ये बना था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये बना था, ठीक है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इनका कुछ हुआ है कि उन्होंने ग्लोबल ट्रेड के बारे में कुछ चीज़ें बोली हैं, बस इतनी सी बात है। तो पॉजिटिव ट्रेंड इन्हें मिले हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड, की धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बाय इंडिया एंड चाइना, ऑब्वियसली इंडिया एंड चाइना की परफॉर्मेंस मतलब एक्सपोर्ट की ज़्यादा तेज़ हुई है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देना होगा कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ा है, हमारा जो नेट हम देखेंगे ना ग्रॉस जो ट्रेड डेफिसिट है वो उल्टा हमारा कम है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट भी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं मेनली, है ना, और सेमीकंडक्टर के प्राइसेस बढ़े हैं। बस इतना ही है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ, इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इंडिया में जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है कम हो गई है। इंडिया में जो अभी इन्फ्लेशन है किस वजह से है, कुछ आइडिया? इंडिया में अभी थोड़ी सी इन्फ्लेशन है, मतलब क्या आपको पता है पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या हुआ था, RBI ने क्या करा? तो जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक, आप पढ़ चुके हैं ना, आपने नहीं पढ़ा इकोनॉमी में वो, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ा था, है ना, तो इसकी न्यूज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए सारी। तो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये कहा था कि वो रेपो रेट घटा नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी बनी हुई है। कोर इन्फ्लेशन तो कम हो गई है, ठीक है, बट नॉन कोर इन्फ्लेशन अभी भी बनी हुई है। नॉन कोर इन्फ्लेशन होती है फूड एंड फ्यूल, ठीक है, वो अभी भी बनी हुई है। फ्यूल बाहर के फैक्टर्स की वजह से, फूड लोकल फैक्टर्स की वजह से, बट बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो 3 साल लो पर है, 3 साल के लो पर। तो कहने का मतलब इन्फ्लेशन मॉडरेटेड है, बस फूड बस अगर कंट्रोल में आ जाए, और फ्यूल तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो सब सही है। तो मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा होगा, इंडस्ट्री कर पा रही होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, और ठीक है वो कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ है। ऑल्दो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेकिन फिर भी हाई है इंडिया में। आपको वैसे हमेशा ओवरऑल पिक्चर ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया की फिलहाल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है ना। फिर इम्पैक्ट ऑफ हैवी सब्सिडी एंड ट्रेड कंसंट्रेशन, ये इन्होंने बोला है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हो रहे हैं, मतलब ये पोटेंशियली हर्ट कर सकता है ट्रेड डाइवर्सिटी को। क्या एक्सट्रीम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हो रहा है, क्योंकि हर कंट्रीज, मेनली इन्होंने डेवलप कंट्रीज की बात करी है, एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया और चाइना, बहुत ज़्यादा हम लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अपने लोगों को। जैसे हमारी PLI स्कीम है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ US देता है काफ़ी, चाइना हद से ज़्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ देता है। तो इन सब्सिडीज़ की वजह से एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिवनेस तो हो रही है, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जा रहा है माल, लेकिन इससे होगा क्या कि जो स्मॉलर कंट्रीज हैं उनको मार्जिनलाइज कर दे रही है, और पोटेंशियली हर्टिंग ट्रेड डाइवर्सिटी। तो कुछ ही ट्रेड एक्सपोर्टर नेशंस बच गए हैं, है ना।
तो बस यही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन, राइजिंग कॉस्ट, ये सब ठीक है, ये कुछ उन्होंने टेंशन वेंशन बताए, हमारे आगे क्या हो सकता है छोड़ दो उसको। ऑन इम्प्रूविंग रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी। अच्छा, इस आर्टिकल में ना IEEE 2061-2024 स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बोला गया था। ये क्या है कि 2024 में 5G के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करा जा रहा है कि 5G के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। अब 5G के स्टैंडर्ड्स का मतलब ये हो गया कि जैसे 4G के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हम ये नेटवर्क, एक पर्टिकुलर नेटवर्क वो 4G है कि नहीं, किससे पता लगेगा कि उसका कोई लेटेंसी रेट होगा, है ना, कि कितने डिले के बाद कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। एक थ्रूपुट रेट होगा कि कितनी डेंसिटी ऑफ सिग्नल एक साथ जा पा रहे हैं, है ना। ऐसे कई सारी चीज़ें होंगी, कई सारे पैरामीटर्स होंगे। अगर ये पैरामीटर सेट हो गए तो हमारा ये 4th जनरेशन है, या 3rd जनरेशन है, या 5th जनरेशन है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे होता है। तो इन्होंने उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड नोट करे हैं, ठीक है। तो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस एंड सेलुलर नेटवर्क। मोबाइल डिवाइसेस आर अरे ये सब ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फोकसिंग ऑन ये ठीक है। स्टैंडर्ड एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एक्सेस इन रूरल एरिया थ्रू इनोवेटिव नेटवर्क आर्किटेक्चर एड्रेसिंग डिजिटल डिवाइड, ठीक है। क्या है, इम्प्रूविंग मोबाइल कनेक्टिविटी, और तो इसमें कुछ था नहीं। इन्होंने न्यूज़ के बारे में ना बता के दूसरी चीज़ें बताना शुरू कर दी। हाँ, ये है न्यूज़ के बारे में क्या। IEEE 2061-2024 स्टैंडर्ड IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने डिफाइन करा है, ठीक है। और डिफाइंस ए वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एक्सेस इन रूरल इंडिया, मतलब इंटरनेट एक्सेस इन रूरल इंडिया। तो स्टैंडर्ड इंक्लूड्स CN एंड AN, कोर नेटवर्क होता है, और यहाँ पे CN और AN फिर इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। एक एक्सेस नेटवर्क है, कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क कनेक्ट्स टू अदर नेटवर्क्स जैसे कि इंटरनेट एंड ऑपरेट सेंट्रली far from base station, और access network includes base station that provide wireless connectivity to mobile devices in a specific geographical area, है ना। तो मतलब क्या है कि कोर नेटवर्क क्या हो गया, पूरे में परमिएट करता है, ठीक है। एक्सेस नेटवर्क क्या हो गया कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में एडिशनल कनेक्टिविटी देता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन कंट्री साइड में, रूरल एरिया में भी, जैसे मान लीजिए आप रेलवे नेटवर्क से कहीं जा रहे हैं तो बेसिक कनेक्टिविटी आपको कोर नेटवर्क देगा, है ना। लेकिन आप जैसे ही किसी सेंटर में पहुंच गए, रूरल एरिया के मिड में पहुंच गए, वहां पे कोई ना कोई टावर्स लगे होंगे जहां पे आपको फुल कनेक्टिविटी मिलेगी। तो मतलब आपके पास एक्सेस नेटवर्क आ गया, मतलब, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंक्लूड्स बोथ कोर नेटवर्क और एक्सेस नेटवर्क, बट ए फीचर ऑफ हेटेरोजेनस एक्सेस नेटवर्क इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस स्टेशन, ठीक है। मैक्रो बेस जो भी है, इन्होंने ना इसके स्टैंडर्ड कुल मिलाकर स्टैब्लिश करे हैं IIT बॉम्बे के नेटवर्क ना, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ मिडिल माइल नेटवर्क बताया कि IEEE 2061 स्टैंडर्ड प्रपोजेज ए मल्टी हॉप वायरलेस मिडिल माइल नेटवर्क टू एक्सटेंड कनेक्टिविटी इन एरियाज लैकिंग ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो ये क्या है कि देखो, ये कोर नेटवर्क और एक्सेस नेटवर्क ना एक्चुअली काम कैसे करता है, इस तरीके से काम करता है कि जहाँ पे भी मैंने बताया कि पॉपुलेशन का सेंटर है, जहाँ पे हमारे पास एक्सेस नेटवर्क आ रहा है, कि ये एरिया है जहाँ पे हमारे पास एक्सेस नेटवर्क है इस पूरे रीजन में, और फिर बीच में कोई रीजन है, और फिर यहाँ पे वापस एक ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ पे हमारे पास एक्सेस नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सेस नेटवर्क मिलेगा, और पूरे में हमें कोर नेटवर्क मिलेगा, हर जगह पे, बाकी हर जगह पे, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे ये नेटवर्क क्यों आया। अब ऐसा भी तो है कि भाई अगर ये टावर है तो टावर को भी तो कोई कनेक्शन मिला होगा। ऐसा कैसे है कि बीच में कहीं नेटवर्क नहीं हो फिर इसके पास है, इसके पास भी तो कहीं से आया होगा। इसके पास कैसे आया, इसके पास एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर लाइन से ये नेटवर्क आया है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर लाइन से यहाँ पे इंटरनेट पहुंचा, और इसने अपने एरिया में, एक्सेस नेट एरिया में इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। ऐसे इसने अपने एक्सेस एरिया में इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। बाकी सब जगह पे परमिएट कर रहा है कोर नेटवर्क, ठीक है। या तो वो बहुत बड़े किसी दूर वाले टावर से है, या फिर सैटेलाइट से परमिएट कर रहा है, जैसे भी कर रहा है वो, ठीक है। तो अब क्या है कि ये कह रहे हैं कि मिडिल माइल नेटवर्क भी इस्टेब्लिश करेंगे, कि इसके बीच बीच में भी कहीं पे ये नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे,
ठीक है, तो स्टैंडर्ड में ये चीज़ भी इन्होंने करी है। तो मतलब क्या है कि 5G के इंडिया में स्टैंडर्ड इस तरीके से हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, रूरल एरिया के प्रॉब्लम्स को, है ना। तो IEEE स्टैंडर्ड प्रपोजेस मल्टी हॉप वायरलेस मिडिल माइल नेटवर्क टू एक्सटेंड कनेक्टिविटी टू एरियाज लैकिंग ऑप्टिकल फाइबर। This middle mile network offers cost-effective connectivity over long distances using technologies like satellite या long range Wi-Fi। तो किसी तरीके से यहाँ तक ले आएंगे जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुँच सकती, या तो सैटेलाइट के थ्रू आएगा इनके पास, या फिर और किसी तरीके से लॉन्ग रेंज वाईफाई के थ्रू, ठीक है, कुछ करेंगे। तो अनलाइक ट्रेडिशनल 4G 5G नेटवर्क, IEEE 2061 AN मतलब एक्सेस नेटवर्क कैन प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी बाईपासिंग कोर नेटवर्क। तो कोर नेटवर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्सेस नेटवर्क भी हर जगह काम कर जाएगा, ठीक है। और इनकी जो कनेक्टिविटी, जो कोर नेटवर्क, इनको तो ऑप्टिकल फाइबर से मिलती थी कनेक्टिविटी पहले वालों को, अब क्या करेंगे, ये कहीं सैटेलाइट से हर चीज को कनेक्टिविटी दे देंगे। एक बार कनेक्टिविटी मिल गई तो ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत ही नहीं है ना। तो इस तरीके से ये कुछ होगा। Can provide direct internet connectivity bypassing ये, which is more suitable for stationary rural areas, communication between nearby user, ये सब ठीक है। ठीक है, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आया, कोर नेटवर्क क्या है, एक्सेस नेटवर्क क्या है, और मिडिल माइल नेटवर्क ये क्या करेगा, है ना। ऑप्टिकल फाइबर की जगह डायरेक्टली दे देगा। चलो, ईरान लिमिटेड डेमोक्रेसी अनलिमिटेड थियोक्रेसी। एक्चुअली क्या है ना, इब्राद म्यूजियम से रिलेटेड कुछ है ये ना। अभी जैसे थियोक्रेसी है ना, कि वहाँ पे एक इमाम है जो एक तरीके से रूल कर रहे हैं ईरान को, है ना, रिलीजियस हेड है। अब इससे पहले एक शाह रज़ा पहलवी थे जो कि किसी ज़माने में रूल करते थे, ये ईरानियन रेवोल्यूशन आने से पहले, ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन आने से पहले वो थे। तो अब बेशक ठीक है कि ये लिमिटेड डेमोक्रेसी आई है, ठीक है, और अनलिमिटेड थियोक्रेसी आई है, बट उस जमाने में मतलब साफ साफ था कि ये मतलब इसको क्या बोलेंगे, वो अच्छी खासी बड़ी डिक्टेटरशिप थी। डिक्टेटरशिप इस सेंस में कि ईरानियन रेवोल्यूशन के भी कुछ कारण रहे थे। क्या कारण रहे थे ईरानियन रेवोल्यूशन के, कि ये जो इनकी जो गवर्नेंस थी ना, वो उस टाइप की थी कि हद से ज़्यादा टॉर्चर हो गया, है ना, लोगों को कैप्चर कर लेना और ये सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी चीज़ थी। तो इब्राद म्यूजियम के ऊपर जो न्यूज़ आई ना, वो यही आई है कि मतलब किसी ज़माने में जर्मन इंजीनियर्स ने एक बड़ी सी सेल बनाई थी, अलग से स्पेसिफिक एरियाज़ बनाए थे टॉर्चर करने के लिए और ये सब, है ना। तो अभी क्या है, वो एक स्टार्क रिमाइंडर है उस चीज़ का, है ना। उन्होंने शाह की जो रिजीम है उसमें जो ये करते थे, उस चीज़ का जो नमूना है उन्होंने अपने म्यूजियम में अभी भी बचा कर रखा है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो उसको बचा कर रखा है। सिर्फ इतनी सी न्यूज़ थी, ठीक है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं सीधे। संथाल हल 1855, एक हिस्टोरिक रिवोल्टी अगेंस्ट ब्रिटिश। अब देखो, इस रिबेलियन को समझने के लिए इसका आई थिंक बरसी है, जिस वजह से ये आया है न्यूज़ में। कहाँ गया कॉन्टेक्स्ट, क्या है, वॉज सिग्निफिकेंट रिवोल्ट, ये हाँ 169th एनिवर्सरी है, ठीक है, इसकी 169th एनिवर्सरी है, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। क्या आपको सेंट्रल इंडिया का हल्का सा नक्शा पता है? अगर मैं ये बोलूँ कि ये विंध्या रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, इसके बीच से ऑब्वियसली एक नर्मदा नदी इस साइड को बह जाएगी, ठीक है। चलो, इस चीज़ को मैं फिर से बनाऊंगा। विंध्या रेंज के जो टॉप मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे एक प्लेटो आता है, छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट इधर राजमहल हिल्स आते हैं, ठीक है। संथाल जो ट्राइब थी वो छोटा नागपुर प्लेटो पे एक्चुअली, मतलब छोटा नागपुर प्लेटो के कुछ इलाकों में रहती थी, और वेस्ट बंगाल वाला जो इलाका था ना, उस साइड में रहती थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स जनरली जो फॉरेस्टेड एरियाज थे उसको एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखते थे, है ना, उसको विल्डरनेस की तरह देखते थे, जिसको क्लीन करना है, जिसको सिविलाइज करने की जरूरत है। तो वो क्या कर रहे थे कि संथाल्स को एक तो अपने इलाके में, जहाँ पे वो उनका इलाका था, वहाँ पे सेटल डाउन कराने की कोशिश कर रहे थे, है ना, और उनको डिस्प्लेस कर रहे थे, है ना, कि मान लीजिए
छत्तीसगढ़ के इलाके से, वेस्ट बंगाल के इलाके से, उड़ीसा के इलाके से यहाँ से ला कर इनको सेटल कर रहे थे। कहाँ पे? राजमहल हिल्स में। हाँ, संथाल रिवोल्ट हुआ था। ये एक्चुअली वही है, संथाल रिवोल्ट की ही बरसी है, ठीक है। और संथाल रिवोल्ट हुआ कहाँ है? एक्चुअली राजमहल हिल्स में हुआ है। राजमहल हिल्स में एक्चुअली वो थे भी नहीं, वहां पर हुआ है रिवोल्ट। अब यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे ये हिल्स है ना, हिल्स पे एक कम्युनिटी होती थी जिसका नाम था पहाड़िया, ठीक है, पहाड़ों पे रहती थी, ठीक है। एक अलग ही ट्राइब थी, संथाल से अलग थी। तो पहाड़िया कम्युनिटी यहाँ पर रहती थी। और यहाँ पे ना इन्होंने क्या करा था, ब्रिटिशर्स ने, अगर इसको ही मैं जूम करूं, ठीक है, इस टाइप की कोई पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ का जो कोर रीजन है, ठीक है, यहाँ पे पहाड़िया कम्युनिटी थी। और इसके जो नीचे वाला रीजन है, फुट हिल्स है, एकदम पहाड़ पे ब्रिटिशर्स को कोई मतलब ही नहीं था। क्यों? वहां पे प्लेन नहीं है, वहां पे खेती हो नहीं सकती, उन्हें रेवेन्यू से मतलब है, ठीक है। तो उन्होंने करा क्या कि जो पूरे जंगल है, उनका जो प्लेन वाला इलाका था, उसको तो उन्होंने वहां पे तो उन्होंने संथाल्स को मतलब इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। और वहां पे खुली छूट दी गई कि आपको जितने पेड़ काटने हैं काटो, उसके टिम्बर को बेचो और वहां पे खेती स्टार्ट करो और रेवेन्यू सीधे लेना शुरू करो, ठीक है। और ऊपर उन्होंने पहाड़िया कम्युनिटी बनाई, ठीक है। तो सबसे पहला रिबेलियन इस इलाके में जो हुआ था वो एक्चुअली 1830s के आसपास हुआ था, पहाड़िया कम्युनिटी का, ठीक है, पहाड़िया रिबेलियन कहते हैं। फिर सेकंड रिबेलियन कब हुआ? तो अब यहाँ इस रिबेलियन को कैसे उन्होंने मतलब हश करा कि ब्रिटिशर्स ने विद द हेल्प ऑफ संथाल्स, कि तो तुम्हारी कम्युनिटी के अगेंस्ट तुम्हें नहीं सेटल होने दे रहे, इनकी मदद से, ठीक है, इनके एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बट सेकंड रिबेलियन तब हुआ, इनिशियली तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्टाइल लैंड था, अभी अभी जंगल कटे हैं। पहले तो फर्टिलिटी नीचे गई, ठीक है, फिर यील्ड नीचे गई। जैसे यील्ड नीचे गई तो जो उनको यहाँ पे जो उन्होंने सोचा था, उन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर लिए थे ब्रिटिशर्स के साथ कि वो इस प्राइस में सिल्क बेचेंगे, इस प्राइस में ये बेचेंगे। मनी लेंडर्स आते थे, उन्हें नेक्स्ट क्रॉप के लिए पैसा देते थे, वो उगाते थे, पैसे के बदले सामान देते थे, है ना। इस तरीके से चल रहा था। बट क्या हो रहा था कि लगातार जो क्रॉप के जो प्राइसेस हैं वो घटते जा रहे थे और यील्ड भी घटती जा रही थी। तो ऐसा हुआ कि जो उन्होंने मनी लेंडर ने पैसा दिया है वो अपनी क्रॉप उगाकर उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, है ना। जब ये हद से ज़्यादा हो गया और फिर ऑब्वियसली मनी लेंडर्स के ऊपर क्या कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ था। तो मतलब क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स के साथ आती थी, है ना। डिकोस आते थे, इनको डिकोस बोलते थे मनी लेंडर्स को, ठीक है। डिकोस मतलब आउटसाइडर, आउटसाइडर मतलब अपर कास्ट के लोग, जमींदार लोग, ठीक है, दरोगा, मनी लेंडर जो भी है, इनको डिक्को बोलते थे। ये जब भी इस इलाके में आएंगे तो इनके अगेंस्ट मतलब लड़ने की कोशिश करेंगे संथाल, ठीक है। तो ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ गई और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते 1855 तक आते आते ये फुल स्केल रिवेलियन में तब्दील हो गया, ठीक है। इसी को संथाल रिवेलियन कहते हैं। कई सारे यहाँ पे लीडर्स निकल कर आए और इनफैक्ट मतलब अराउंड 60,000 करीब की फोर्स थी जो इकट्ठी हो गई, है ना। और उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स को लगातार वो करा, क्या कहते हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करा। बट ऑब्वियसली मॉडर्न वेपन थे नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो इनके पास वेपन थे वो वाले होते थे मस्केट गन्स होती थी ऊपर से लोड होने वाली, है ना। वो गन ब्रिटिशर्स के पास थी, इनके पास नहीं थी। तो और ऑब्वियसली उनके पास और बेटर टेक्निक्स थी। ये क्या हुआ? हाँ, गुरिल्ला वॉरफेयर को यूज़ करते थे, लेकिन फिर भी मतलब उस रिबेलियन से बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, ठीक है। तो यही है। तो ब्रिटिश एस्टेब्लिश संथाल परगना या दामिनी को क्या है, मैंने बताया था ना कि एक कोर एरिया था, है ना, कि एक कोर एरिया था पहाड़ का और उसके आसपास वाला एरिया। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको दामिनी को बोलते थे, जहाँ पे संथालों को इस्टेब्लिश करा गया है, ठीक है। तो यही है। तो ब्रिटिश एस्टेब्लिश सर्टेन एरियाज संथाल परगना दामिनी को इनकम्पासिंग प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ साहिबगंज, ठीक है, कुछ सिस्टम। ये मेनली जब हम हिस्ट्री कर रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें ट्राइबल रिवेलियन आएगा, है ना, उसमें डिटेल में देखा जाएगा। अभी के लिए इतना पढ़ना काफ़ी है। और दीज एरियाज आर एलोकेटेड टू संथाल हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वेरियस रीजन। कहाँ? बीरभूम, मुर्शिदाबाद, भागलपुर, ये सब बिहार बंगाल के इलाके हैं, है ना, ठीक है। बराभूम, ठीक है, मनभूम, जो भी है। फिर छोटा नागपुर, पलमऊ, बस यही है। रिप्रेसिव प्रैक्टिस, ये सब ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। ओवरऑल स्टोरी यही थी,
इसकी। यहाँ पे इन्होंने बेशक लिखा हुआ है कि हाउ द रिवोल्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिवोल्ट, कि ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट थी, यूज ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स, ये सब ठीक है, बट असलियत ये है कि उतने अच्छे वेपन्स नहीं थे, ये उतने अच्छे वेपन्स नहीं थे, ऑब्वियसली उसलिए तो फेल हो रही थी मूवमेंट, है ना। फिर ट्रेंड लीडरशिप भी उतनी नहीं थी, है ना। फिर ब्लूटूथ, ये सब बोलने वाली बातें ये तो छोड़ते हैं। ट्रिसपेटाइट सेट टू एंटर इंडियन मार्केट पेंडिंग फाइनल अप्रूवल। ठीक है, यहाँ ना कोई डायबिटीज और वेट लॉस की मेडिकेशन है, ठीक है, मेडिकेशन मार्केटेड बाय मोन्जारो एंड जेबबाउंड कोई होगा in the US is poised to enter Indian market. ठीक है, despite the lack of confirmed launch dates, the drug has received preliminary approval for the import and marketing from Apex Drug Regulator. इंडिया में ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया है जो ये काम करता है, यूएस में यही चीज़ FDI करता है। ठीक है, ठीक है। एक्सपर्ट कमिटी अप्रूवल, ये ना हम एक्सपर्ट कमिटी अप्रूवल क्या होता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है कि वो हर चीज़ या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाँ वो चीज़ देखती है ना, तो उस चीज़ के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ड्रग कंट्रोलर ये, ठीक है। वरिंग स्प्रेड ऑफ वाटर हियासिंथ इन केरला वेमनाड लेक। देखो वेमनाड लेक, हाँ ठीक है, ये बैक वाटर्स है ना, ये वेमनाड, इसमें बीच वाला लेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बता रहे हैं हियासिंथ, ये क्या है, एक वीड है, ये इन्वेसिव स्पीशीज है। ये किस ज़माने में ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज होती थी, अब क्या है, ये एक इन्वेसिव स्पीशीज हो गई है। किसी भी वाटर बॉडी में लोकल स्पीशीज की जगह हमें ज़्यादातर ये मिलती है। इंडिया में क्या होता था, इसकी जगह एक्चुअली कमल होता था ज़्यादातर जगहों पे, है ना। अब रिप्लेस होकर ये होना शुरू हो गया। कुछ कम्युनिटीज़ तो अभी भी प्रोटेक्ट करती हैं, है ना, कि कमल की खेती हो जाती है। जैसे मैंने डल लेक में देखा है, लोग इस चीज़ को देखते ही उखाड़ते हैं, है ना, और वहाँ वापस कमल उगाने की कोशिश करते हैं, है ना। बट ब्रिटिशर्स वगैरह के टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हुई थी पूरी दुनिया भर में, है ना। अब ज़्यादातर लेक में इस तरह पाई जाती है। और दूसरी वजह जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन समझते हैं क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि पेस्टिसाइड कह रहा हूँ, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, जिसमें पोटेशियम फास्फोरस काफ़ी होता है और यूरिया भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जब बारिश होती है ये सारे न्यूट्रिएंट्स धुल के लेक्स में चले जाते हैं, तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, विच मीन्स कि इनके लिए एकदम फर्टाइल ग्राउंड है ओवर ग्रोथ के लिए, है ना। तो ये चीज़ इसलिए हो जाती है। तो ये 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से होती है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या करिए कि वरिंग स्प्रेड, बस ये बता रहे हैं कि ये वरिंग है कि, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम कुछ होगा। ओरिजिन नेटिव टू अमेजन बेसिन in South America, introduced globally as ornamental plant, now widespread invasive species, appearance characterized by broad thick leaves, ठीक है, can grow up to 1 meter height, ठीक है, reproduces rapidly, ठीक है, block sunlight, reduces oxygen level in the water, है ना। ऊपर ऑब्वियसली ऑक्सीजन दे रही होगी, बट क्योंकि सनलाइट नीचे नहीं जाएगी तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ऐसे एल्गे होते हैं। एल्गे क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल होता है, पानी के अंदर रहते हैं, मतलब मरीन माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स जो कि फ्लोट करते रहेंगे हमेशा। उन तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो मरीन इकोसिस्टम का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो पानी के ऊपर तो ऑक्सीजन है, नीचे नहीं है, तो फिश नहीं रह पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, ये सब, ठीक है, बस इतना ही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय, ठीक है, 2028-29। आपको पता है कि अगर हम कैटेगराइज करें, ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऐसे ही हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं। आपको पता है तेजस कौन सा लाइट कॉम्बैट है ना, LCA तेजस बोलते हैं उसको, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसी तरीके से हम एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डुअल इंजन, ठीक है। तेजस जो है सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट है, वो ज़्यादा पावर होगा और उसमें तेजस की प्रॉब्लम क्या है, एक तो उसके पास कम पावर है तो कम वेपनरी लेकर जाएगा, प्लस क्या है, एक इंजन फेलियर पे वो मतलब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ क्या है, 2 इंजन हम यूज़ कर रहे हैं, तो पहली बात तो ज़्यादा पावर है, ज़्यादा वेपन ले जाएगा, और एक इंजन का फेलियर भी हो गया तो भी हमारे पास चांस है वापस सेफली लैंड करने का, ठीक है। तो ये है तो इंडिया फर्स्ट 5th जनरेशन, पर अब 5th जनरेशन के ऊपर इस बार आ भी गया था सवाल प्रीलिम्स में, आपने देखा ना,
देखा था इस बार का प्रीलिम्स का पेपर, एक बार चेक करा तो उसमें ये आया था, उसमें पूछा था कि तेजस, रफाल और शायद मिग 29 था, इसमें से कौन सा 5th जनरेशन। एक्चुअली तीनों में से कोई भी नहीं है, बट इंडिया बनाना चाह रहा है। वो न्यूज़ भी इसलिए आई थी क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट है इन डिस्कशन, ठीक है। तो प्रोटोटाइप इज एक्सपेक्टेड 2028-29, ठीक है, और प्रोडक्शन 2032-33 में हो जाएगी, और हम रेडी हो जाएगा इंडक्शन 2034 तक, ठीक है। द मूव इज क्रूशियल एमिड ग्लोबल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एडवांसमेंट। चाइना ने J-20 कर दिया है, उनके पास, यूएस के पास शायद F-20 रैप्टर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, F-16 है उनके पास, वो 5th जनरेशन है। बाकी ज़्यादातर दुनिया के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है नहीं। F-35 अच्छा, F-35 रैप्टर है। F-16 पर F-16 है ना, 5th जन नहीं है, F-35 है। तो जो खो गया था और यूएस को ढूंढने, हाँ, खुद ढूंढने पाया, प्रेस रिलीज अनाउंस किया कि कोई मिल गया तो दे दो। तो डिफेंस मिनिस्ट्री इज एडवांसिंग इंडिजिनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट विद सिग्निफिकेंट प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। AMCA's, ठीक है, ये वही सारी चीज़ें। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कुछ इशू करा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इट फीचर्स इंटरनल पेलोड कैपेसिटी ऑफ 1500 kg, एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी ऑफ 5500 kg, ठीक है, एंड 6500 ये kg ऑफ इंटरनल फ्यूल, ठीक है। मतलब इंटरनल पेलोड एक्चुअली क्या होता है कि अंदर एम्यूनेशन वो वाले रखते हैं ना, गोली, नॉर्मल गोलियाँ जो होती हैं ना वो, और एक्सटर्नल पेलोड मतलब उस पर कौन सी मिसाइल्स वगैरह आ सकती हैं। हम एक्चुअली आजकल ब्रह्मोस मिसाइल भी उसके ऊपर, फ्लाइट के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, बस यही था, क्विज देख लेते हैं जल्दी से। क्या हो गया, ठीक है। अभय मुद्रा क्या होता है, ठीक है, बढ़िया। कहाँ भाग गया, और भी कुछ हुआ पढ़ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने किसके साथ मिलकर बनाया, इंडिया एंड जर्मनी, नहीं, फ्रांस। पेरिस एग्रीमेंट याद है, यस, पेरिस एग्रीमेंट किस चीज़ पे हुआ था, वो सर पेरिस एग्रीमेंट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड था कि हमारा कार्बन एमिशन कितना हो सकता है, उसकी सब ने अपने अपने लिए टारगेट्स ले लिए थे, इंडिया ने भी टारगेट लिए थे, ठीक है। तो वहाँ पे उसके साइडलाइंस में जब वो एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया ने एक और चीज़ चली, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनको कलेक्ट करा और फ्रांस को कलेक्ट करा, क्योंकि वहीं पे हो रहा था ये एग्रीमेंट। फ्रांस को कलेक्ट करा और एक अलग से अपनी मीट करी उस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर, ठीक है, और वहाँ पे एक अलायंस बनाया जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो फ्रांस में थे तो फ्रांस को इन्वॉल्व कर लिया और बाकी सारी कंट्रीज़ को। तो इस तरीके से फ्रांस था जिसके साथ हमने मिलकर ये बनाया, ठीक है। पुट्टास्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। जनरेटिव AI enhances model robustness and generation diversity. ये हो सकता है बट ये है नहीं। एक्चुअली क्या है, ये ना जनरेटिव AI के बारे में हो रहा है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पता है? वो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। जनरेटिव मतलब कोई चीज़ जनरेट कर रहा है, प्री ट्रेन मतलब उसको पहले से कुछ सिखाया गया है और उसके बेसिस को उसको ट्रांसफॉर्म करके जनरेट कर रहा है। मतलब उसने वो कोई एक्चुअल AI नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसको मिलियंस ऑफ किताबें बस पढ़ा दी गई हैं, है ना, वो बस प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस सेट ऑफ वर्ड्स के बाद अगले सेट ऑफ वर्ड्स क्या होने चाहिए, बस इतनी सी काम कर रहा है वो, ठीक है। तो वो जनरेटिव AI है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि एक मॉडल गलती कर करके सीखता है,
ठीक है, तो ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट क्या है कि मान लीजिए हम क्या इनपुट भी देते हैं उसको, है ना, मेरे को लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये सही है, जीपीटी को देते हैं, है ना। तो क्या है कि जब भी उसे ऐसा लग रहा है कि ये आउटपुट उसने गलत दे दिया था और उसको करेक्ट करा गया है, वो उस गलत आंसर को ड्रॉप आउट कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई मॉडल होता है, इसका आंसर ड्रॉप आउट है। तो उससे क्या करेगा कि जनरेट एआई मॉडल रोबस्टनेस और जनरेटिव डाइवर्सिटी वगैरह लेकर आएगा ड्रॉप आउट रेट से। ठीक है, कुछ आइडिया? हाँ, ताइवान है। वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्चुअली क्या है, जापान ने बनाया, और ऐसा होना नहीं चाहिए था कि जापान ताइवान को मेंबर ना बनने देता। बट क्या है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, जापान चाइना को मतलब नाराज नहीं करना चाहता है, और इसलिए ताइवान जो है उसका मेंबर नहीं है। तो ताइवान इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेंबर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन डिस्पाइट बीइंग ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो बस यही है।